कक्षा 10वीं क्लास की चाहे त्रैमासिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो या वार्षिक परीक्षा हो या प्री बोर्ड परीक्षा हो, ठीक है, ये सवाल अक्सर परीक्षा में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं क्लास की गणित का अध्याय नंबर 3 और अध्याय 3 यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड NCERT की आपकी क्या है यहाँ पर बुक है। एमपी बोर्ड और किताब कौन सी वाली आपकी यहाँ पर NCERT वाली आपकी यहाँ पर क्या है किताब है। कौन सी किताब NCERT वाली की है आपके यहाँ पर किताब है। उसका कौन सा अध्याय पढ़ेंगे यहाँ पर हम, अध्याय नंबर कौन सा, अध्याय नंबर कौन सा पढ़ेंगे हम, 3 पढ़ेंगे, ठीक है। अध्याय कौन सा पढ़ेंगे हम, 3। अध्याय 3 का उदाहरण नंबर 18, एग्जाम्पल नंबर 18 को यहाँ पर हम हल करेंगे। सवाल बोल रहा है 5/x ऋण 1 धन 1/y ऋण 2 बराबर 2। दूसरा बोल रहा है 6/x ऋण 1 ऋण 3/y ऋण 2 बराबर 1। इसको हल करना है। हमेशा याद रखना, अगर बटे में x y है, अगर बटे में x है या y है, अगर बटे में हर के स्थान पर अगर x y है, x है या फिर क्या है y है, तो हमेशा अगर बटे में x या फिर y है तो हमेशा इसको मान करके हल करना पड़ेगा p के रूप में या फिर q के रूप में। तो यहाँ पर हम डालेंगे क्या, हल, और हल डालकर यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, दिया है, दिया है, क्या दिया है, समीकरण। सब पहला समीकरण क्या दिया आपको यहाँ पर, 5/x ऋण 1 धन 1/y ऋण 2 बराबर कितना दिया है, 2। इतना दिया है, इतना ही दिया है। इसको हम क्या नाम देंगे, समीकरण 1 नाम देंगे। दूसरा समीकरण क्या दिया है, 6/x ऋण 1, क्या दिया है, 6/x ऋण 1 माइनस का माइनस 3/y ऋण 2 बराबर कितना दिया है, 1। इसको हमने क्या नाम दिए, समीकरण 2 नाम दे दिए। दे दी समीकरण 1 नाम और समीकरण 2 नाम। इसका यहाँ पर देखोगे, इसके बटे में क्या है, x ऋण 1, इसके बटे में भी क्या है, x ऋण 1। तो इसको हल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे माना, अगर 1 के बटे में x ऋण 1 है तो इसको हम p के बराबर मानेंगे। यहाँ पर बटे में x ऋण 1 है, यहाँ पर बटे में कितना है, x ऋण 1 है। मतलब अगर बटे में x ऋण 1 है तो इसको किसके बराबर मानना है, p के बराबर मानना है, ठीक है। तथा इसके बाद यहाँ पर y ऋण 2 है, यहाँ पर भी क्या है, y ऋण 2 है। अगर बटे में y ऋण 2 बटे में y ऋण 2 है तो क्या मानोगे इसको आप, 1/y ऋण 2 को हम किसके बराबर मानेंगे, q के बराबर मानेंगे। आ रहा आप लोग को समझ में। यहाँ पर बटे में x ऋण 1 है तो 1/x ऋण 1 को हमने क्या मान लिए, p। यहाँ बटे में y ऋण 2 बटे में y ऋण 2 है तो क्या मान लेंगे, इसको हम q के बराबर मान लेंगे। मान ली q के बराबर। अब मान रख देंगे, तब रखो मान, 5 का हो गया 5, बटे में कितना है, x ऋण 1, और बटे में x ऋण 1 को हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। 5 का हो गया 5, बटे में x ऋण 1 है और बटे में x ऋण 1 को हम लिख सकते हैं p। तो बटे में x ऋण 1 को हमने क्या लिख दिए, p, प्लस का हो गया प्लस। अब यहाँ पर 1/y ऋण 2 है और 1/y ऋण 2 को हम क्या लिख सकते हैं, q। तो 1/y ऋण 2 को हम क्या लिख देंगे, q, और बराबर यहाँ पर कितना है, 2 है, बराबर यहाँ पर 2। इसी के साथ साथ 6 का हो जाएगा यहाँ पर क्या, 6। यहाँ बटे में कितना है, x ऋण 1, और बटे में x ऋण 1 को हमको क्या लिखना है, p लिखना है। 6 का हो गया 6, और बटे में x ऋण 1 को हम क्या लिख देंगे, p लिख देंगे। माइनस का हो गया माइनस, 3 का हो जाएगा 3। यहाँ बटे में कितना है, y ऋण 2, और बटे में y ऋण 2 को क्या लिखना है, q। तो बटे में y ऋण 2 को हम क्या लिख लेंगे, q लिख लेंगे, और बराबर यहाँ पर कितना है आपका, 1 है। बराबर यहाँ पर कितना है, 1 है। इसको हमने क्या नाम दे दी, समीकरण a नाम दे दिए और समीकरण के नाम दे दिए b। अब इन दोनों को कौन सी मेथड से हल कर ले, विलोपन से हल कर लेते। कहाँ से हल कर लेते हैं, विलोपन से कर ले, विलोपन से हल। तुम जिससे चाहो उससे हल कर सकते हो ना, प्रतिस्थापन से, विलोपन से। यहाँ पर q में कितने गुणा हुआ है, किसी का नहीं हुआ, मतलब 1 का हुआ है। यहाँ पर q का गुणांक कितना है, 1। यहाँ पर q का गुणांक कितना है, 3। गुणांक बराबर करने के लिए ऊपर वाले का गुणा नीचे वाले से और नीचे वाले गुणा ऊपर वाले से। तो 1 का गुणा कहाँ कर दोगे, समीकरण b में, और 3 का गुणा कहाँ कर दोगे, a में कर दोगे, समीकरण a में। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ पर 1 का गुणा, कितने गुणा, 1 का गुणा कहाँ करने पर, समीकरण b से करने पर। समीकरण b में हम कितने गुणा कर देंगे,
1 का क्या कर देंगे गुणा, कहाँ कर देंगे समीकरण बी से, और 3 का गुणा कहाँ कर देंगे समीकरण ए में, तथा कितने गुणा 3 का गुणा, कितने गुणा 3 का गुणा, कहाँ करने पर समीकरण ए में करने पर, कहाँ करने पर समीकरण ए में करने पर। आया आपको समझ में? ऊपर वाले 1 का गुणा नीचे वाले समीकरण से, नीचे वाले 3 का गुणा ऊपर वाले समीकरण से कर दिए गुणांक बराबर करने के लिए। तथा यहां पर चिन्ह कैसे अलग अलग है, एक का चिन्ह क्या है धन और एक का चिन्ह क्या है ऋण। अगर चिन्ह अलग अलग होंगे तो क्या करना है जोड़ना है। तथा जोड़ने पर, क्या करने पर जोड़ने पर क्या कर देंगे, यहां पर हम जोड़ भी देंगे, जोड़ देंगे। अब करो गुणा, नीचे वाले 3 का गुणा कहाँ करना है ऊपर वाले समीकरण ए से, तो 3 का मल्टीप्लाई इससे भी होगा, 3 का इससे भी होगा और 3 का इससे भी होगा। 3 का मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, 3 5 कितना हो गया 15, पी का हो गया पी, धन का हो गया धन। 3 का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे क्यू से, तो 3 इंटू क्यू बराबर क्या हो जाएगा 3q बराबर। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 2 से कर दोगे, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 बराबर, 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया 6। अब ऊपर वाले 1 का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे समीकरण बी से कर दोगे, तो 1 का गुणा करेंगे 6 से, 1 का होगा 3 से और 1 का होगा यहाँ पर 1 से, तो 1 6 के कितना हो जाएगा 6, पी का हो गया पी, माइनस का हो जाएगा माइनस, 1 का मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 3 से, 1 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, और क्यू का हो गया क्यू बराबर, 1 का मल्टीप्लाई 1 से कर दोगे तो 1 1 कम कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 हो जाएगा, 1 1 कम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, हो गया 1। अब क्या करना है यहाँ पर जोड़ना है, क्या करना है जोड़ क्यों रहा है क्योंकि चिन्ह कैसे है अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर क्या कर देंगे यहाँ पर हम जोड़ने पर, क्या कर दोगे यहाँ पर जोड़ने पर, यहाँ कर देंगे हमको प्लस, जोड़ दो 15p और 6p कितना हो जाएगा 15 और 6 कितना हो जाएगा 21p, धन के 3q से ऋण का 3q क्या हो गया बराबर बराबर का बराबर, 6 और कितना हो गया 7, p का हो गया 7 का हो गया। इस तरफ 21 कायम है p के गुणा में है, पक्षांत करो 21 कायम में आएगा, p बराबर 7 1 कम और 7 तिया, p का मान कितना आ गया 1/3 p का मान। अब p का मान कहाँ रख दोगे समीकरण a में रखने पर, यहाँ क्या लिखोगे p का मान कहाँ रखने पर समीकरण a में रखने पर, कहाँ रख दोगे समीकरण a में। समीकरण a क्या है आपका 5p धन q बराबर 2, क्या है 5p धन q बराबर कितना है 2, इतने ही समीकरण है आपका। 5p धन q बराबर कितना है 2, 5p धन q बराबर कितना है 2, 5 का हो गया 5, p का मान कितना है 1/3, धन का हो गया धन, q का हो गया बराबर कितना है 2, कितना है बराबर 2, गुणा कर दो 5 1 कम बटे में कितना है 3, प्लस q का हो गया प्लस का q और बराबर यहाँ पर कितना है 2, q का मान निकाल लोगे q बराबर 2 का हो गया 2, बराबर किस तरफ 5/3 धन में, उस तरफ जाएगा 5/3 काहे में जाएगा ऋण में, बटे में कुछ नहीं क्या मान लेंगे 1, q का हो गया q, 3 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा 3, आ गया 3 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे और 1 का मल्टीप्लाई इधर, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, माइनस का 1 पंचे 5, q का हो गया 6 में से 5 गए 1 और बटे में कितना बचा 3, q का मान कितना आ गया 1/3 आ गया, q का मान 1/3। अब हमने क्या माने थे 1/x ऋण 1 बराबर क्या माने थे हमने p, तब हमने क्या माने थे 1/x ऋण 1 बराबर क्या माने थे p, कोमा, और क्या माने थे हमने 1/y ऋण 2 बराबर q माने थे, क्या माने थे 1/y ऋण 2 बराबर क्या माने थे q, मान रख दो, 1 का हो गया बटे में x ऋण 1 का x ऋण 1 बराबर p का मान कितना है, p का मान कितना है 1/3, p का मान कितना रख दोगे 1/3, कोमा 1 का हो गया 1 बटे में कितना है y ऋण 2, q का मान कितना माने थे, q का मान कितना था 1/3, कितना था 1/3। आप क्या कर दोगे त्रिया गुणा
इसका इधर और इसका इधर, इसका इधर और इसका इधर कर दोगे तो 1 ऋण 1 गुणा 1 कर दोगे। 1 ऋण 1 एक कम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 1 ऋण 1 और 3 एक कम कितना हो जाएगा 3 कोमा y ऋण 2 एक कम कितना हो जाएगा y ऋण 2 और 3 एक कम कितना हो जाएगा 3। x का हो गया 3 का हो गया बराबर किस तरफ एक ऋण का है उस तरफ एक काय का हो जाएगा धन का। y का हो गया 3 का हो गया इस तरफ 2 ऋण का है उस तरफ 2 काय का हो जाएगा धन का। x बराबर 3 और 1 4 और y बराबर 3 और 2 5। यही क्या हो गया आंसर। बनेगा नहीं मेरा सवाल बन जाएगा, उतार लो कॉपी में। देखो अगला सवाल भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19 यहाँ पर हम समझेंगे। एग्जाम्पल नंबर 19 यहाँ पर क्या बोल रहा है आप यहाँ पर देखोगे। एग्जाम्पल 19 बोल रहा है, आप लोग बुक में देखोगे सवाल मैंने थोड़े छोटे अक्षरों में लिखा हूँ, ठीक है ना, ठीक है, हल बड़े अक्षरों में करेंगे हम। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। अब प्रतिकूल और अनुकूल का मतलब क्या होता है यहाँ पर आप समझोगे। देखो अगर मान चलो एक नदी आ रही है और नदी का पानी इस तरफ बह रहा है, नदी का पानी किस तरफ बह रहा है इस दिशा में बह रहा है, बह रहा है इस दिशा में। अगर नदी के पानी की दिशा में ही अगर नाव चल रही है तो उसकी स्पीड क्या होगी बढ़ जाएगी, क्योंकि पानी पीछे से क्या लगाएगा धक्का लगाएगा। तो अगर नदी अगर अपनी जो नाव है अपनी नाव अगर पानी की दिशा में बह रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे धारा के अनुकूल। धारा के क्या बोलेंगे अपन उसको, क्योंकि पानी भी इस ओर बह रहा है और नाव भी किस ओर बह रही है इस ओर बह रही है, ठीक है। और अगर पानी इस ओर बह रहा है और नाव अगर अपनी इस ओर जा रही है तो उसको अपन क्या बोलेंगे धारा के प्रतिकूल चाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे धारा के। अब मान के चलो कि मेरी जो मोटर बोट है जो मेरी नाव है उस एक्सीलरेटर वाली नाव बाइक चलाते अपन उस टाइप की, अगर मेरी नाव की चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मैं कितने की स्पीड से नाव चला रहा हूँ 50 की स्पीड चला रहा हूँ। और जो पानी बह रहा है पानी कितनी स्पीड से बह रहा है 5 की स्पीड से। कितने की स्पीड से बह रहा है। अगर पानी स्थिर रहेगा तो मेरी नाव 55 की स्पीड 50 स्पीड में चलेगी। लेकिन अगर पानी इस ओर बह रहा है और पानी की स्पीड 5 है और मेरी नाव भी अगर मैं इस ओर चला रहा हूँ और मैं 50 की स्पीड में चला रहा हूँ तो पानी की धक्का के कारण मेरी स्पीड क्या होगी बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी मेरी स्पीड 50 और 5, तो 5 किसकी है पानी की है और 50 किसकी है मेरी। तो 50 और 5 कितनी हो गई 55। और पानी अगर इस ओर बह रहा है और अगर मैं इस ओर जा रहा हूँ तो मेरी स्पीड क्या होगी कम हो जाएगी। मेरी स्पीड अभी कितनी है 50, मैं उल्टा जा रहा हूँ तो पानी की स्पीड से कम 50 में से 5 गए तो मेरी स्पीड कितनी बचेगी। मतलब धारा के अनुकूल जाने पर चाल क्या होती है जुड़ जाती है और धारा के प्रतिकूल जाने पे चाल क्या होती है आया समझ में। सवाल ने क्या बोला है आपको यहाँ पर, सवाल ने क्या बोला है धारा की चाल ज्ञात करना है कि पानी की स्पीड कितनी है और नाव की चाल ज्ञात करना है। किसी चाल ज्ञात करना है नाव की चाल। तो हम मान लेंगे जो ज्ञात करना हो तो हम उसी को मान के हल करते हैं। माना स्थिर जल में रुके हुए पानी में नाव की चाल x है और धारा की चाल क्या है y, ठीक है। यहां पर हम क्या मानेंगे माना स्थिर जल में काय में स्थिर जल में किसकी चाल नाव की चाल। नाव की चाल क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा है इतनी, तथा किसकी चाल धारा की चाल, धारा की चाल, धारा की चाल कितनी है 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में आया कि नहीं आया। क्या मानोगे माना स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल कितनी है 22 किलोमीटर प्रति घंटा है घंटा। इसके बाद एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो समय का सूत्र हम बनाएंगे तो सूत्र बनता है समय बराबर क्या बनता है दूरी बटा चाल। सूत्र क्या होता है हमारा, सूत्र क्या होता है समय बराबर
दूरी बटा चाल। क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, दूरी बटा चाल होता है दूरी बटा चाल। अब यहां पर हमको ये निकालना है, नाव की चाल कितनी है? कहाँ 50 है? x है ना। कितनी माने अपन ने? नाव की चाल कितनी है? और धारा की चाल कितनी है? तब धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी हो जाएगी? जुड़ जाएगी मतलब कितनी हो जाएगी? x प्लस वाई। नहीं आया समझ में? अरे नाव की चाल 50 और धारा की चाल 5, 50 और 5 55 हुई थी ना। वैसे नाव की चाल x और धारा की चाल y। अगर नाव धारा की दिशा में चलेगी तो चाल क्या होगी? जुड़ जाएगी। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल क्या हो जाएगी? x प्लस वाई हो जाएगी। और अगर नाव धारा के प्रतिकूल जा रही है तो चाल क्या होगी? घट जाएगी, x माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? तब धारा के, क्या लिखोगे? धारा के अनुकूल किसकी चाल? नाव की चाल। नाव की स्पीड कितनी है? x है। अब धारा के अनुकूल जा रही है तो पीछे से तो पानी भी धक्का लगा रहा है उस पर, और पानी की स्पीड कितनी है? y। दोनों क्या होगी? जुड़ जाएगी। बताना मैंने क्या जुड़ेगी? 50 और 5 55, वैसे x प्लस वाई। तो धारा के अनुकूल नाव की चाल कितनी जाएगी? x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो गया आपका? धारा के अनुकूल नाव की चाल। घुस रहा दिमाग के अंदर? जा रहा है? अब क्या निकाल लेंगे हम? धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होता है? उल्टा। नाव जा रही है इस ओर, पानी बह रहा है इस ओर, और आप किस ओर जा रहे हो? इस ओर। तो ताकत ज़्यादा लगेगी, चाल कम हो जाएगी। अगर नाव की चाल x है और धारा की चाल y है और हम उल्टा चल रहे हैं तो चाल घट जाएगी। कितनी बचेगी? x माइनस y बचेगी। तब क्या निकाल लेंगे हम? तथा धारा के प्रतिकूल। किसके प्रतिकूल? धारा के प्रतिकूल किसकी चाल? नाव की चाल। धारा के प्रतिकूल नाव की चाल कितनी जाएगी? x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। होगी या नहीं होगी मेरे को बताओ? हो जाएगी इतनी? सबको समझ में आ गया? सबको समझ में आएगी नहीं आया? पहले मेरे को बताओ। आ गया? अब सुन, हम मान लेंगे, देखो एक नाव है, एक क्या है? नाव है। एक क्या है? 10 घंटे में, कितने घंटे में? कितने घंटे में? बारीकी समझना। एक क्या है? आपकी, और आपकी नाव कितने घंटे में? आपकी जो नाव है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल, मतलब पानी इधर बह रहा है और वो उल्टा जा रही है। धारा के प्रतिकूल, समझ में आ रहा है? प्रतिकूल मतलब पानी इधर बह रहा है और नाव इधर जा रही है। धारा के प्रतिकूल कितने किलोमीटर गई? 30 किलोमीटर। और धारा के अनुकूल कितनी आती है? अगर नाव धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाती है और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर आती है तो कितना समय लग जा रहा है? 10 घंटे का समय लग रहा है। नहीं आया समझ में? धारा के प्रतिकूल कितनी गई नाव? 30 किलोमीटर। और धारा के अनुकूल कितनी आई? 44 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर जाने में और 44 किलोमीटर आने में नाव को कितना समय लगा? 10 घंटे का समय लगा। 10 घंटे का समय। हम मान लेंगे, माना नाव को धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में T1 और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर वापस आने में T2 समय लगता है। कितना समय लगता है? ठीक है, यहाँ क्या मान लेंगे हम? माना किसको? नाव को। किसको? नाव को। धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने में, कितने आने में? धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल कितने जाने में? 30 किलोमीटर जाने में। जो नाव है आपकी, नाव को धारा के प्रतिकूल कितने जाने में? 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लग रहा है? T1 समय। कहाँ 10 घंटे लग रहा है? नाव को धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जा रही नाव, तो 30 किलोमीटर जाने में हमने कितना मान लिए?
T1 समय लगा। कितना समय लगा? T1 समय लगा T1 समय, समझो बारीकी से, ठीक है। कितना लगा? T1 समय लगा। पूरा फोकस लगाना के समझना पड़ेगा। T1 समय लगा और धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर आने में कितना लगा? T2। तथा धारा के अनुकूल अनुकूल कितना आने में? 44 किलोमीटर जाने में कितना लगा? T2 समय लगता है। समझ में आया? हमने क्या मान लिए? नाव धारा के प्रतिकूल कितना जा रही है? 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगा? T1 समय लगा। और वापस आने में कितना लगा? T2 समय लगा। अब यहां पर समझना प्रश्न अनुसार, ये बारीकी समझना। नाव को जाने में कितना समय लगा? T1। और आने में कितना समय लगा? 30 किलोमीटर जाने में कितना लगा? T1। और 44 किलोमीटर वापस आने में कितना लगा? मतलब जाने में लगा T1 समय और आने में, और टोटल मिला के कितना समय लग रहा है उसको? कितने घंटे लगे? कितने घंटे लगे? अरे जाने का समय प्लस आने का समय बराबर टोटल कितना समय लगा? नहीं आया समझ में? आ गया ना? लगे 10 घंटे। अब समय बराबर क्या होता है? समय बराबर क्या होता है? T1 क्या है? T1 क्या है? समय है। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे, कितनी दूरी तय करें अपन ने T1 में? T1 में कितनी दूरी तय करें अपन ने? 30 किलोमीटर जाने में समय है ना? अरे नहीं घुस नहीं जा रहा अंदर, आ रहा खोपड़ी के अंदर जा रहा है। T1 मतलब जाने में समय। जाने में कितना समय लगा अपन को? 30 किलोमीटर गए ना अपन ने। तो T1 के लिए दूरी कितनी है? दूरी बटा चाल। चाल कौन सी वाली? 30 किलोमीटर अपन कहाँ गए? धारा के अनुकूल गए कि प्रतिकूल गए? 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल गए। और प्रतिकूल चाल कितनी है? प्रतिकूल चाल कितनी है? ये लिखा ना? अरे धारा के प्रतिकूल चाल कितनी है? नहीं आया समझ में? आया? प्रतिकूल चाल कितनी हो गई? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। तो T1 समय काय में लगा अपन को? 30 किलोमीटर जाने में। दूरी कितनी हो गई? 30 किलोमीटर हो गई। दूरी कितनी हो गई? 30 किलोमीटर बटा चाल। 30 किलोमीटर अपन धारा के कहाँ गए? प्रतिकूल गए। तो प्रतिकूल चाल कितनी यहाँ पर हमारी? x माइनस बाय है। रख दी मान। प्लस का हो गया प्लस। T2 यहाँ पर क्या है? T2 क्या है? 44 किलोमीटर आने में लगा समय। माने ना अपन ने? T2 अपन ने क्या माने? 44 किलोमीटर जाने में लगा समय कितना है? T2 है। तो T2 भी समय है। समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। तो T2 के लिए दूरी कितनी है? T2 के लिए दूरी कितनी है? बटा 44 किलोमीटर अपन कहाँ जा रहा है? धारा के अनुकूल। तो धारा के अनुकूल चाल कितनी है? x प्लस वाई। कितनी है? x प्लस वाई बराबर कितना? 10। आया समझ में? अरे समय बराबर दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय के लिए दूरी का मान रख दिया 44 और चाल इसकी क्या है? x प्लस वाई। नहीं आया समझ में? क्या आ गया? आ गया? आ गया? इसको अपन ने क्या नाम दिए? समीकरण एक नाम दे दिए। तथा इसी प्रकार आप देखोगे, अब आगे पढ़ोगे तो हमारी जो नाव है 13 घंटे में कहाँ जा रही है? 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 घंटे में 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? तथा नाव कितने घंटे में? 13 घंटे में। नाव 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल। 40 किलोमीटर कहाँ जाती है? धारा के प्रतिकूल। 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। 55 किलोमीटर धारा के कहाँ जाती है? अनुकूल जाती है। तो ये भी इसी जमेगा। जाने में लगा समय, वो सुनो,
40 किलोमीटर धारा के कहाँ जा रही है? तो 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय क्या होगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी कितनी? 40 किलोमीटर। दूरी कितनी? 40 किलोमीटर। और समय कितना? और दूरी बटा चाल। चाल कितनी? प्रतिकूल। प्रतिकूल चाल कितनी है? x माइनस वाई। प्रतिकूल चाल कितनी है? प्रतिकूल जाने में लगा समय। समय बराबर दूरी बटा चाल। कितनी दूर गई? 40 किलोमीटर। और चाल कौन सी? प्रतिकूल चाल। प्रतिकूल मतलब पानी इधर बह रहा है और अपना उल्टा जा रहा है, तो प्रतिकूल चाल कितनी है? x माइनस वाई। रख दी x माइनस वाई प्लस आगे 55 किलोमीटर जाने में लगा, अपन निकालेंगे समय। तो 55 किलोमीटर जाने में लगा समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। कितनी दूर गए अपन? 55 किलोमीटर गए। और 55 किलोमीटर अपन कहाँ गए? धारा के अनुकूल। तो दूरी बटा चाल। अनुकूल चाल कितनी है? x प्लस वाई। अनुकूल चाल कितनी रख देंगे यहाँ पर? ये 40 किलोमीटर प्रतिकूल जाने में लगा समय है। ये दूरी बटा चाल मतलब जो समय है, ये समय का मान है। और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाने में लगा क्या है? समय है। दूरी बटा चाल ये भी क्या है? एक प्रकार का समय है। तो जाने में लगा समय और आने में लगा समय, टोटल समय कितना लगा अपन को? 13 घंटे। कितने घंटे लगा? समीकरण कौन सा? समझ में आई नहीं? पहले बताओ मेरे को, आया कि नहीं आया? क्यों? ये समय कौन सा है? जाने में लगा समय। ये समय कौन सा है? ये समय जाने में। और ये कौन सा है? आने में। समझ में आया? कुछ नहीं करे, अब समझो यहां पर एक नाव, ये समझना, एक नाव 10 घंटे में 10, अब समझो बारी के 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल चाल x माइनस वाई होगी। सवाल में कहीं पर भी प्रतिकूल चला है ना। प्रतिकूल चाल कितनी होगी? x माइनस वाई। धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल चाल क्या होगी? x प्लस वाई। धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, ठीक है। और वही नाव 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। ईमानदारी से बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सबको समझ में? पक्का आ गया? ये सवाल हर किसी को समझ में नहीं आता है। अगर तुमको आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। कई लोग की खोपड़ी में जाते नहीं है। हम पढ़ते थे कंपटीशन एग्जाम, बड़े बड़े 30-35 साल के बैठे हैं, उनको ये समझ में नहीं आता कहाँ की प्रतिकूल कहाँ की अनुकूल, ठीक है। आया समझ में? जिस टाइप के सवाल एसआई भर्ती, पुलिस भर्ती में भी आते हैं, ठीक है। आया आपको समझ में? ये चाल कौन सी होगी? धारा समय का जमाना बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। अब इसके बटे में क्या है? x माइनस वाई। इसके बटे में क्या है? इसके बटे में क्या है? इसके बटे में क्या है? बटे में अगर x है या फिर बटे में y है तो मान के हल करना पड़ेगा। क्या मानेंगे? माना 1/x ऋण y बराबर p और 1/x धन y बराबर q। अब वही मेथड से करना है। क्या मान लोगे यहाँ पर? माना क्या मानोगे? 1/x माइनस वाई। क्या मान लोगे? 1 के बटे में x माइनस वाई बराबर p और 1/x प्लस वाई बराबर q। यही मान के हल करोगे ना। बटे में x माइनस वाई, 1/x माइनस वाई बराबर p और बटे में x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई बराबर कितना मान लोगे यहाँ पर? q मान लोगे। q। अब मान रख देंगे यहाँ पर। 30 का हो गया क्या? 30 बटे में x माइनस वाई। बटे में x माइनस वाई को क्या मानना है? p मानना है। तो बटे में x माइनस वाई को हम क्या मान लेंगे? p। प्लस का हो जाएगा प्लस, 44 का हो गया 44। बटे में x प्लस वाई, बटे में x प्लस वाई को हम क्या मान लेंगे? q मान लेंगे। बटे में x प्लस वाई को हमने क्या मान लिया? q। और बराबर यहाँ पर कितना है? 10। समीकरण क्या दे दिया इसको हमने? a दे दिए नाम। इसी प्रकार 40 का हो जाएगा यहाँ पर क्या? 40 बटे में यहाँ पर कितना है? x माइनस वाई। x बटे में x माइनस वाई को क्या मानना है? p मानना है। बटे में x माइनस वाई को हमने क्या मान लिए? p प्लस 55 का हो गया
55 और बटे में x प्लस वाई को क्या मानना है, बटे में x प्लस वाई को क्या मानना है, q। तो यहाँ पर कितना मान लोगे, q, और बराबर कितना है 13। क्या नाम दे दी, समीकरण b नाम दे दिए। अब या तो विलोपन से हल कर लो या किससे हल कर लो, प्रतिस्थापन से हल कर लो। किससे हल करें बताओ, प्रतिस्थापन से कर लेंगे। चलो तो समीकरण 1 को लेके हल करेंगे। प्रतिस्थापन पहले समीकरण उठाते हैं अपन, यहाँ क्या लिखोगे, समीकरण। इसलिए मैंने बोला था कि शुरू में जो प्रतिस्थापन विधि कर रहा है और जो विलोपन कर रहा है उसको घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करना। उधर की जिनने प्रैक्टिस करा होगा, जिनने अच्छे से सवाल को करा होगा 2 बार 3 बार, उसके अलग सवाल पल्ले पड़ेंगे। ठीक है, इसलिए आज जो गणित कर रहा है वो कल पे डिपेंड रहेगी। अगर अध्याय 3 बनेगा तो ही अध्याय 4 बनेगा, और अध्याय 3, 4 दोनों बनेंगे तो ही अध्याय 5 बनेगा। अध्याय 3, 4, 5 बनेंगे तभी तुमको अध्याय 13 बनेगा। इधर के अध्याय नहीं बनेंगे तो आगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाले। इसलिए बोलता हूँ रोज की प्रैक्टिस कैसे करना है, रोज करना है। ठीक है, अब समीकरण ए से, समीकरण किससे, ए से। समीकरण ए क्या है आपका, 30p धन 44q बराबर 10। यहाँ से p का मान निकाल लेंगे, 30p बराबर 10 का हो गया, बराबर किस तरफ 44q धन में है, उस तरफ 44q कहाँ में जाएगा, ऋण में। p का मान निकाल लेंगे, p बराबर 10 का हो गया, माइनस का 44q को 44q बराबर किस तरफ 30 काय में है, p के गुणा में है, पक्षांत करोगे काय में जाएगा, बटे में। इसको हमने क्या नाम दे दिए, समीकरण सी नाम दे दिए। समीकरण ए से हमने किसका मान निकाल लिए, p का मान निकाल लिए। अब p का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण b में रख दोगे। कहाँ रख दोगे, समीकरण b में। कॉन्सेंट्रेशन से समझो, ठीक है। जो गणित छूट गई है उसको छोड़ दो। कई बार होता है अपने बहुत सारी गणित नहीं कर पाए, छूट गई अपनी, छोड़ दो। आज जो करवा रहा हूँ उसको अच्छे से समझो, उसको अच्छे से कॉपी में नोट करो, और आज के जितने सवाल करवाया घर पे आके अच्छे से करो। फिर बच्चे समय में पुराने वाले उठाओ, ठीक है। रोज का रोज करो, फिर बच्चे समय में अध्याय से रिविजन चालू कर दो। इस टाइप से करा करो। अब p का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण b में रख दोगे। यहाँ क्या लिखोगे, p का मान कहाँ रखने पर, समीकरण b में रखने पर। सवाल बड़े लेकिन सरल है, समझ में आएंगे तो सरल है, ठीक है। समीकरण b क्या है आपका, 40p धन 55q बराबर 13। 40p धन 55q बराबर कितना है, 13। 40 का हो गया, p का मान कितना है, 10 ऋण 44q बटा 30, धन का धन, 55q का 55q, और बराबर यहाँ पर कितना है, 13। ऊपर के 1 जीरो तो नीचे 1 जीरो क्या हो गया, कट गया, 0 0 कट गया। यहाँ कितना बचेगा, 4। 4 गुणित 10, 10 चौ 40, माइनस का 0 0 कट गया। 44 में 4 का मल्टीप्लाई, 4 चौ 16 का 86 का 4 चौ 16 और 1 17। q का बचा q, 0 0 कट गया, तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा, 3। आया कि नहीं समझ में, अरे 0 0 कट गया, यहाँ पर सिर्फ 3 बचा, यहाँ 4 बचा। 4 धाम 40 और 44 में 4 का मल्टीप्लाई करा 176। q का हो गया q, धन का हो गया यहाँ पर क्या, धन, 55q का 55q, और बराबर यहाँ पर कितना है, 13 है। इसके बटे में कुछ नहीं, अब क्या मान लिया हमने यहाँ पर, 1 मान लिए। पहले इतना कॉपी में नोट करो, फिर इसको मिटाऊंगा, फिर आगे समझाऊंगा। पहले कॉपी में इतना नोट करो। देखो इसके बाद इसको आगे हम हल करेंगे। इसके बटे में 3, इसके बटे में कितना है, 1। 3 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, 3 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा, 3 आ गया। 3 1 का लघुत्तम कितना आया, 3। 1 का गुणा इधर और 3 का गुणा इधर। 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो जैसे का वैसा आएगा। 40 ऋण 176q क्या आएगा, 40 ऋण 176q आ गया। इसका मल्टीप्लाई 1 में अगर जितने का उतना आ गया। धन का यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, धन लिख देंगे। इसके बाद 3 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे, 55 में। तो 3 5 15 का 5 हासिल का 1, 3 5 15 और 1 16, और q का हो गया q, और बराबर में यहाँ पर कितना है आपका, 13। बराबर में कितना है, 13 है। 40 का हो गया 40, 176 में से 165 गया, कितना बचेगा, 6 में से 5 गए 1, 7 में से 6 गए 1। q का बचा यहाँ पर q, बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह काय का आ गया, ऋण का। बटे में कितना है, 3, बराबर कितना है यहाँ पर, 13। बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए, 1। अब कौन सा गुणा, तिरक गुणा, इसका इधर इसका इधर। 40 ऋण 11q, एक कम कितना हो जाएगा, 40 ऋण 11q। 13 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे, 13 तिया
13 तिया 39। ऋण 11 क्यू हो जाएगा, ऋण 11 क्यू बराबर 39 का हो गया। बराबर किस तरफ 40 धन का है, उस तरफ जाएगा 40 का हो जाएगा ऋण का। माइनस 11 क्यू का 11 क्यू, 39 में 39 जाए कितना बचा 1। बड़ी संख्या ऋण की चिन्ह का आ गया, क्यू का हो गया 1 का बटा 1, 11 का 11, ऋण से ऋण कट गया, 11 गुणों में था, 11 काय में आ गया बटे में आ गया। अब क्यू का मान कहाँ रख दोगे, क्यू का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण सी में रख दोगे। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, क्यू का मान समीकरण सी में रखने पर, ये क्यू का मान आया 1/11, ये मान कहाँ रख दोगे, समीकरण सी में। क्यू का मान समीकरण सी में रखने पर यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, क्यू का मान कहाँ रखने पर, समीकरण सी में रखने पर। क्यू का मान कहाँ रख देंगे यहाँ पर हम, समीकरण सी में रख देंगे। समीकरण सी क्या है आपका, बताओ समीकरण सी क्या है आपका यहाँ पर, समीकरण सी है P बराबर 10 ऋण 44 क्यू बटे 30। क्या है समीकरण सी आपका, P बराबर 10 ऋण 44 क्यू बटा 30, ये आपका समीकरण सी है। जाइए समीकरण सी क्या है आपका, P बराबर 10 ऋण 44 क्यू बटे 30, P बराबर 10 ऋण 44 क्यू बटे 30 है यहाँ पर इतना ही। अब रखेंगे मान, P का हो गया बराबर 10 का हो गया ऋण 44 का, Q लिखा है, Q का मान कितना है, Q का मान है 1/11, Q का मान कितना रख दोगे 1/11 और बटे में यहाँ पर कितना है 30। P का हो गया 10 का हो गया, 44 से कम और बटे में कितना है 11 और बटे में कितना है 30। 10 के बटे में कुछ नहीं क्या मान लिए 1। P बराबर 11 का लघुत्तम कितना आया 11, 11 का लघुत्तम कितना आया 11, 11 गुणा इधर 1 का गुणा इधर, 11 इधर हम 110 माइनस का 44 से कम और बटे में यहाँ पर कितना है 30, बटे में यहाँ पर कितना है 30 है इतना। इसके बाद P का हो गया 110 में 44 घटाओ, 10 में से 4 गए 6, 10 में से 4 गए 6, 9 में कितना बचेगा बताओ, 10 में से 4 गए 6, फिर 10 में से 4 गए 6, 66 कितना बचा 66 और बटे में यहाँ पर कितना है 11, बटे में यहाँ पर कितना है 11 है, बटे में 11 और इसके बटे में कितना है यहाँ पर 30, 30 के बटे में कुछ नहीं क्या मान लिया हमने 1। P बराबर 30 के बटे में कुछ नहीं हमने क्या मान लिए 1 मान ली, 30 के बटे में कुछ नहीं हमने। P का हो जाएगा यहाँ पर P बराबर 66 के बटे में कितना है 11 है और 30 के बटे में कितना है 1 है, तो कौन सा गुणा होगा, भाग उलट गुणा। 66/11 का यहाँ पर क्या हो जाएगा 66/11 गुणा भाग उलट गुणा, 1 का गुणा ऊपर वाले से और 30 का गुणा नीचे वाले से, 30/1 का पलट देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 1/30। P का हो गया 11 कम 11 छिक्के कट गए 6 बार, बटा का हो गया बटा, 30 का बचा 30। P का हो गया 6 कम और 6 पंचा, P का मान कितना निकल गया 1/5 निकल करके आ गया। आ गया 1/5 आया कि नहीं आया, सही में आ गया 1/5। P का मान कितना निकाल लिए 1/5 निकाल लिए, इतना बन जाएगा सब लोग से। P का मान निकाल लिए कितना 1/5, P का मान कितना निकल गया 1/5 निकल गया। अब हमने शुरू में क्या माने थे, हमने क्या माने थे बताओ जल्दी, क्या माने थे हमने 1/, देखो कॉपी में x - y था, देखो अच्छे से माने थे हमने, क्या माने थे 1/x - y बराबर कितना P और 1/x + y बराबर कितना Q, जी माने थे हमने। 1/x - y का हो जाएगा 1/x - y बराबर P का मान कितना है 1/5 और 1/x + y का होगा 1/x + y। Q का मान कितना है, Q का मान कितना है 1/11, Q का मान कितना मान लिए 1/11 मान लिए। अब कौन सा गुणा, तिर्यक गुणा, x - y एक कम कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका x - y बराबर 5 एक कम कितना हो गया, समीकरण कौन सा, इसको अपन ने C नाम दे दिया, क्या नाम दे दिए C, ठीक है। अब इसको तिर्यक गुणा हो जाएगा, इसमें भी x + y एक कम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर
एक्स प्लस वाई हो गया। एक्स प्लस वाई कम कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और 11 कम कितना हो जाएगा 11। इसको क्या नाम दे दी समीकरण अपन ने, डी दे दी समीकरण, डी नाम दे दिए। अब समीकरण सी और डी को हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, विलोपन सेल कर लेंगे ना। कितना बताऊं तुम लोग को, समीकरण सी आ गया और समीकरण कौन सा आ गया, डी आ गया, विलोपन सेल कर लेंगे। क्या लिखोगे यहाँ पर, समीकरण सी प्लस डी से जोड़ दोगे। समीकरण सी क्या है, एक्स ऋण वाई बराबर 5 और डी क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 11। जोड़ दो, एक एक्स और एक एक्स, धन के वाई से ऋण का वाई, 11 और 5 16, एक्स बराबर 2 एक कम और 2 8 ही, एक्स का मान कितना आ गया 8। अब एक्स का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण सी में। क्या लिखोगे यहाँ पर, एक्स का मान कहाँ रखने पर, समीकरण सी में। इस समीकरण सी क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर 5। इतना ही है। एक्स का मान कितना है 8 माइनस वाई बराबर 5 है, इतना रखो मान। 8 का हो गया बराबर किस तरफ 5 धन का है, इस तरफ लाओगे 5 क्या हो जाएगा, बराबर किस तरफ बाय ऋण का है, उस तरफ जाएगा बाय क्या हो जाएगा, 8 में से 5 गए 3। ठीक है, एक्स क्या माने थे आपने, नाव की चाल, तो क्या लिखा जाएगा आंसर, अतः स्थिर जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ लिखना, क्या लिखोगे यहाँ पर, एक्स का मान 8 आया ना, शुरू में एक्स क्या माने थे अपन ने, नाव की चाल है, अतः स्थिर जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। लिख लो यहाँ आंसर, अतः स्थिर जल में नाव की चाल एक्स बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा की चाल कितनी है 3। क्या लिखोगे, तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये हो गया आंसर, इसको हल करो, उतारो और